अमेरिका ईरान वॉर। मैं वॉर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शांति समझौता तो रहा नहीं और अभी एक पेपर्स पर रह गया है कि 48 घंटे ये और सीज फायर है, जिसमें कायदे में 48 घंटे तो बचे नहीं है अब। यानी हमारे समय के अनुसार, भारत के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार परसों मॉर्निंग 5:30 बजे ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो ले दे के हमारे पास 38-40 घंटे कुछ बचे होंगे और इस सीज फायर को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका ईरान वॉर। मैं वॉर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शांति समझौता तो रहा नहीं और अभी एक पेपर्स पर रह गया है कि 48 घंटे ये और सीज फायर है, जिसमें कायदे में 48 घंटे तो बचे नहीं है अब। यानी हमारे समय के अनुसार, भारत के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार परसों मॉर्निंग 5:30 बजे ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो ले दे के हमारे पास 38-40 घंटे कुछ बचे होंगे और इस सीज फायर को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, या तो डील होगी या तो फिर वॉर होगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कह दिया था कि हमारे जो साइड से जो जेडी वेंस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो लीड करेंगे, जेड कुशनर और स्टीव बिटकॉफ जाएंगे और बाकी टीम भी होगी और वो जाएंगे यूएस की तरफ से बात करने के लिए। और उन्हें आज शाम को निकलना था कल बातचीत करने के लिए। पर ईरान की तरफ से बयान आया, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका से बात करने की कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही ये प्लान है कि कौन पाकिस्तान जा रहा है बात करने के लिए। तो दुनिया सत्ते में आ गई, दुनिया का यार ये क्या हो रहा है, ईरान मना कर रहा है। तो ईरान ने इसके पीछे कुछ 4-5 कारण दिए और कुछ कारण से मैं सहमत हूँ, कुछ से मैं असहमत हूँ और इससे पाकिस्तान का क्या रोल है उस पर बात करेंगे। पहली बात, ईरान ने कहा कि हमने शुक्रवार की रात को, यानी उनके हिसाब से दिन था, हमारे हिसाब से रात था भारत के हिसाब से, तो हमने शुक्रवार के दिन एक गुड गेस्चर करते हुए, एक अच्छी चीज दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रीट दुनिया के लिए ओपन कर दिया था कि ओपन है और अब आप आएं और जाएं, ताकि इस मीटिंग को अच्छा बल मिले और इस मीटिंग में गुड डिस्कशंस हों। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद अमेरिका जो ब्लॉकेट करके बैठा है समंदर को ईरान के लिए, वो ब्लॉकेट खोल देगा और ना तो फिर हॉर्मुज स्ट्रीट से जहाजों को आवाज आएगी, कोई दिक्कत होगी, ना ही हमारी तरफ, हमारे जो ईरान के जहाज हैं उनको कोई दिक्कत होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रीट आपने खोला, बहुत शानदार काम किया आपने, थैंक यू ईरान, लेकिन हमारा जो ब्लॉकेड है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई फाइनल डील नहीं होती। अब ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। ईरान ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रीट तो अमेरिका के दबाव में खोला गया है, जबकि ईरान का कहना था कि हमने गुड गेस्चर करते हुए खोला है ताकि बातचीत अच्छी हो, जेस्चर अच्छा हो हमारा, तो सब चीज बढ़िया रहे। ये बात भी नहीं मानी गई। उसके बाद 12-14 घंटे बाद ईरान ने बोला कि ठीक है, बंद करो यार, अगर तुमको लगता है कि तुम ब्लॉकेट रखोगे जब तक कि डील नहीं होती, तो वापस बंद कर दिया उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रीट। हालांकि मेरा मानना यह था कि चलाते 2-3 दिन, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचे नहीं थे इस डील में होने में। बट ईरान के शायद प्लान कुछ और था, उन्होंने वापस हॉर्मुज स्ट्रीट क्लोज कर दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि डील जो मिल रही है वो एक्सेप्ट करो, वरना मारे जाओगे, वरना हम सारे आपके जो पावर प्लांट्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, सारे रेलवे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम ईरान को वापस भेज देंगे पाषाण युग में, यानी पत्थरों के युग में। ये बात धमकियां चली रही थी, धमकी ईरान भी दे रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम अमेरिका को बराबर ही टक्कर देंगे और अमेरिका को दिखा देंगे कि हॉर्मुज स्ट्रीट बिना ईरान की परमिशन के कोई निकलने वाला नहीं। हालांकि खुद अमेरिका भी हॉर्मुज स्ट्रीट क्लियर नहीं करा पाया, खुला नहीं पाया, इसलिए उसने बाहर से ईरान को ब्लॉक कर दिया। अब लोगों की उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं यार, बातचीत तो हो रही है, बातचीत होगी तो नतीजा निकल जाएगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया कि जो एनरिच यूरेनियम है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं व्हाइट पाउडर, तो जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को चाहिए, उसके बाद ही ये वार्ता कंप्लीट होगी और ये बातचीत हो जाएगी, डन हो जाएगी। अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हमने कोई फैसला नहीं लिया है जो ईरान के फंड्स फ्रीज हैं उस पर अभी तक कोई, और जबकि रियल में देखा जाए तो ईरान के जो फंड फ्रीज हैं पूरी दुनिया में इस समय, वो ईरान की टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल जो जीडीपी है उसका 25% है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर वो फंड रिलीज होता है तो एकदम से ईरान को 25% जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी एक ही दिन में, कह सकते हो आप, और उससे काफी इनको फायदा होता। अमेरिका हम उस पर भी कोई फैसला नहीं ले रहे, वो भी जब्त रहेगा। फिर आज रात जो हुआ, यानी कल रात से आज रात के बीच में जो हुआ, वो बड़ा डरावना रहा और उसको ईरान ने बोला कि हमने माना कि अमेरिका ने ये सीज फायर उल्लंघन कर दिया है। और कैसे माना? अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा था ईरान का कि कोई पोर्ट पे ना जहाज आएगा ना जाएगा।
ईरान के झंडे वाला जहाज जो चाइना से आ रहा था फिलिपिन होते हुए, उसको अमेरिका की फौज ने वार्निंग दी कि रुको, और उसने रोका नहीं, उसने भगाया। अमेरिका ने फिर कहा रुको, नहीं रुका। अमेरिका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने इसमें एक मिसाइल दागी और उसके डेक को, उसका जो चलने वाला जो पार्ट होता है उसे डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद अमेरिकी सेना वहां उतरी और अमेरिकी सेना ने ये जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस पर ईरान भड़क गया। ईरान ने फिर कुछ ड्रोन्स फायर किए अमेरिका के जहाजों के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सीज फायर जो है ये यूएस ने तोड़ दिया है और अब ये सीज फायर स्टैंड नहीं करता और हम बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब कल जो बातचीत होनी है पाकिस्तान के अंदर वो बेसिकली पड़ गई खटाई में, क्योंकि ईरान ने विदेश मंत्रालय तरफ से कह दिया कि हमारा सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, कोई मूड नहीं है और ना हम जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। तुम्हारी बातचीत का कोई मूड नहीं है और हम जा भी नहीं रहे। अब जा नहीं रहे हो मतलब ये कि पाकिस्तान में जो वार्ता होनी थी, जो प्रस्तावित वार्ता थी कि कल वार्ता होगी मंगलवार के दिन, जिसमें ये सीज फायर आगे कैसे बढ़ाया जाए या डील की जाए, वो मामला ही पूरा कैंसलेशन होता हुआ चला गया। हालांकि पाकिस्तान में तैयारी जोर शोर चल रही है। आसिम मुनीर ने तैयारी तेज कर दी है, पूरा जो इस्लामाबाद है उसे रेड जोन कर दिया है और पूरा इस्लामाबाद जो है वो लॉकडाउन है। मतलब कोई ना निकलेगा, ना कोई जाएगा, ना कोई आएगा, ताकि ईरान के लोग पाकिस्तान आराम से आ सकें, जा सकें। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो आराम से आ सकें, जा सकें और कोई सेफ्टी इशू ना हो, इसलिए लॉकडाउन कर दिया। हालांकि भारत में लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं करते, चाहे भले प्रेसिडेंट आ जाए, बट ठीक है, पाकिस्तान की अपनी स्थिति है और वहाँ जिस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप घूमते हैं ज़रूरी भी है। चलो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। खैर, तो पाकिस्तान में ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, ये लॉकडाउन इसलिए है ताकि कंप्लीट वार्ता अच्छे से की जाए। पर वार्ता तो होने के लिए दो लोग चाहिए ना, एक अमेरिका चाहिए और एक ईरान चाहिए। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हमारी टीम जा रही है और जेडी वेंस को लीड करेंगे, बट ईरान ने अब तक ये तय नहीं किया कि उनकी टीम जाएगी या नहीं, और जाएगी तो कौन जाएगा बात करने के लिए, ये भी तय नहीं है। अब इसमें एक और खबर सामने आई और वो खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरान में IRGC का पूरा कंट्रोल हो गया है, यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का पूरा कंट्रोल हो गया है पूरी ईरान की सत्ता के ऊपर भी। और जो ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी हैं, जो IRGC के कमांडर हैं, वो इस समय पूरी ईरान के कंट्रोल करते हैं या सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। जैसे पहले लारीजानी थे, आफ्टर मुस्तफा अली खामनेई, और मुस्तफा अली खामनेई की भी इस पे मूक सहमति है। इसका मतलब उन्होंने भी ठीक है अलाउ कर दिया है कि चलो ठीक है देखा जाएगा। उसका रीजन है, ईरान कहता है कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं। नंबर 1, अमेरिका के लोग से मतलब उनका प्रेसिडेंट सही है, वो बार बार बयान चेंज करता है, उससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तीसरा, उनका कहना है कि हमने ये जो हॉर्मुज स्ट्रीट का ओपन किया था फ्राइडे को एक अच्छा जेस्चर देने के लिए, अमेरिका ने उसके बदले हमें हमारी नाकाबंदी नहीं खोली और ये जो जेस्चर था हमारा उसको उल्टा और बेइज्जत करके लिया, इसलिए वापस बंद करना पड़ा। तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि ईरान, जो सबसे बड़ी चीज है उनकी, ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को अमेरिका को देना पड़ेगा, ईरान कह रहा है हम किसी को नहीं देंगे, आपको छोड़ो, हम रशिया को भी नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। बीच में ऑप्शन आया था कि रशिया चाहे तो इसको होल्ड कर ले। रशिया ने कहा था कि अगर ईरान चाहे तो हम इसको रख सकते हैं। ईरान ने बोला नहीं, हम किसी को नहीं देंगे। और उसके बाद भी एक जो पेच फंसा है वो ये है कि हॉर्मुज स्ट्रीट कौन कंट्रोल करेगा। ईरान कह रहा है कि दो चीज हो सकती है इसमें, हॉर्मुज स्ट्रीट तो हमारे कंट्रोल में रहेगा, ये तो कंफर्म्ड है, ये छोड़ दीजिए आप। मुद्दा ये है कि हम टोल टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ईरान का कहना है कि हमें एक अमाउंट चाहिए, जो डिस्ट्रक्शन हमारे यहाँ हुआ है, जो अमेरिका ने इस वॉर में हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय किया है, उसके बदले में एक अमाउंट चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं वो $20 बिलियन, कुछ लोग कह रहे हैं $50 बिलियन, जो कुछ भी है, हमें वो एक अमाउंट चाहिए। और अगर हमें वो अमाउंट नहीं मिलता तो हम इस युद्ध की भरपाई हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों से टोल टैक्स लेके करेंगे, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है हमें वापस बनाना है इस चीज को, तो पैसे तो चाहिए। और वो पैसे हमें कहाँ से आएंगे? या तो हमें यूएस दे दे डायरेक्ट, $20-25 बिलियन दे दे डायरेक्ट। अब जो भी उनका अमाउंट है, 25 बिलियन है, कोई कह रहा 50 बिलियन है, कोई कह रहा 80 बिलियन है, कोई कह रहा 100 बिलियन है, जो कुछ भी एक अमाउंट है, उस पर या तो यूएस एग्रीमेंट कर दे कि हम आपको अमाउंट देंगे और आप हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दो। खोल हम फिर भी देंगे, पर फिर भी कंट्रोल बाहर रहेगा। यानी ये तो कंफर्म है कि ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मुज स्ट्रीट का कंट्रोल किसी को भी दिया जाए। ऑब्वियस रीजन है, उनको पता है कि इस वॉर में जो चीज हुई है, इस वॉर में जो
अमेरिका बातचीत के लिए रेडी हुआ है या अमेरिका जो उनके पीछे पीछे घूम रहा है वो इसीलिए घूम रहा है कि उनके पास हॉर्मुज स्ट्रीट है और हॉर्मुज स्ट्रीट से दुनिया का 20% कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोल, गैस सब निकलता है। और जब तक उनके कंट्रोल में है दुनिया की जो इकोनॉमीज है, खासकर एशियन इकोनॉमीज जिनके पास अपना क्रूड ऑयल नहीं है, जो बेसिकली डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर या बाकी कंट्रीज पर, और हर देश भारत की तरह 10 जगह से या 5 जगह से माल नहीं ले सकता, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है, ना भारत की तरह उनके पास अच्छी रिफाइनरीज हैं। तो वो बेचारे छोटे छोटे देश लगभग अपनी जरूरत का 80% 90% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से लेते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, फिलीपाइंस हो या और देश हो, म्यांमार हो। अब इन देशों की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो क्रूड ऑयल है, वो उसका जान है। जैसे ही आप देखेंगे किसी भी जगह, किसी भी देश में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो नोटिस करिएगा आप उस अर्थव्यवस्था में पूरे में भूचाल आ जाता है। आप मान लो, आप सिंपल समझो, आपके घर में पेट्रोल आ रहा है। अभी पाकिस्तान वालों तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनके यहाँ तो पेट्रोल तो आ नहीं रहा है, और अगर आ रहा है तो उनको तो बेचारों को एक महीने में ही 150 रुपया पेट्रोल महंगा कर दिया है, 150 रुपया। तो उनके यहाँ तो 500 550 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और सेम हाल डीजल की है वहाँ। उनके बारे में बात नहीं कर रहा, पर जो भारत के लोगों को समझ पाएंगे, पाकिस्तान के लोग इस अमाउंट को बढ़ा के देख लें, वो भी समझ जाएंगे। हमारे यहाँ मान लो कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है और 90 रुपये मान लो डीजल चल रहा है, और कल आपको मालूम पड़े कि आपका पेट्रोल का प्राइस जो है वो 120 रुपया हो गया, डीजल का प्राइस 120 रुपया हो गया। तो यानी आप एक समझ लो कि जहां जाने में आपको 100 रुपये लगते थे, वहां जाने में आपको लगेंगे 120 रुपया। और अगर एक कच्चा माल कहीं से आ रहा है, सामान आ रहा है, सब्जी आ रहा है, फल फूल कुछ भी आ रहा है, वो आएगा तो टेम्पो, ऑटो रिक्शा से ही, चलते तो ये पेट्रोल डीजल से ही है, या ट्रक से आएगा। तो अब जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, फेयर बढ़ेंगे, और फेयर बढ़ते ही वो दाम बढ़ेगा उस सब्जी का, उस दाल का, उस आटे का, और जैसे ही बढ़ेगा हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, हर चीज के, क्योंकि बिना फेयर के कोई सामान यहां से वहां जा नहीं सकता। और फेयर बढ़ते ही उस प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, कंपनीज को बढ़ाना इसलिए पड़ेगा, अदरवाइज वो खुद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली किसके पास आएगा? कस्टमर के पास आएगा। भारत में भी क्या हुआ, भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत का असर डायरेक्टली ना पड़े कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर, हम आम लोगों पर, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक्साइज ड्यूटी हटा दी जो 10 रुपये लेते थे वो। यानी फिलहाल पेट्रोल पर 0 है, डीजल पर शायद 1-2 रुपये रह गई है। तो इसके बाद उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, और ऐसा वो हमेशा नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको भी आगे चलाना है देश। अब बात समझ रहे मेरी? तो ये फिर सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? आपकी जेब पर, हमारी जेब पर। तो इसलिए कि इकोनॉमी डैमेज नहीं, डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब समझ लो इस वॉर से पहले जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो था $65 $70 मैक्सिमम पर बैरल। अभी क्या चल रहा है? लगभग 95-96। हालांकि वॉर जो चल रहा था तो $115 तक पहुंच गया था। अगर ये कल परसों वार्ता संभव नहीं होती है, वार्ता नहीं होती है और वॉर शुरू होता है वापस, आप देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से 115-120 पहुंच जाएंगे। यानी इस वॉर के शुरू होने से पहले, यानी अप्रैल के महीने से पहले जो प्राइसेस थे वो अप्रैल के महीने के बाद डबल हो गए, यानी 1.5 महीने में डबल। हालांकि हम लोग की जेब तक वो पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे। अगर ये वॉर कल रुक भी जाता है तो भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बट वॉर रुकने के चांसेस दिख नहीं रहे। अब इसलिए भी दिक्कत है। तो प्रेशर जो है अमेरिका के ऊपर है, उनके ऊपर इसलिए है कि आपने जब वॉर शुरू किया तो इस वॉर से पहले की जो स्थिति थी हॉर्मुज स्ट्रीट की, कि हर के देश के लिए ओपन था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, वही स्थिति अगर आप वापस हासिल नहीं कर पाए तो फिर आपका लॉस हो गया। नंबर 2, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, कुवैत, कतर, ओमान, इराक, सीरिया, जितने भी हैं ये, अगर ये देश अपने व्यापार को पूरा अच्छे से नहीं करा पाते और इनको फेयर देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है ईरान को, तो एक तो ईरान की पावर बढ़ेगी पूरे रीजन में, दूसरा हमेशा के लिए उनके पास एक इनकम हो गई, तीसरा हर माल के ऊपर बोझ बढ़ गया, हर माल के ऊपर बोझ बढ़ गया। तो वो देश जो यूएस के साथ काम करते हैं, बिकॉज हर देश में यूएस का मिलिट्री बेसिस है, कहीं कहीं 2-2, कहीं कहीं 3-3, कहीं कहीं 4-4। उन्होंने मिलिट्री बेसिस क्यों दिए थे? एक रीजन उनकी सेफ्टी, दूसरा रीजन हॉर्मुज स्ट्रीट या हर जगह व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये दोनों चीजें अगर नहीं होंगी तो उनको क्या फायदा है? तो किसका डायरेक्ट घाटा है? यूएस का। एक और प्रॉब्लम, तो जो ज्यादा दबाव है इस समझौते करने का वो है ट्रंप के ऊपर, बट ट्रंप चाह रहे हैं धमका के जवाब देना। ईरान कह रहा है कि बातचीत हो रही है 2 देशों के बराबरी के लेवल पर,
आपने गौर किया उनके विदेश मंत्रालय जो प्रवक्ता ने बयान दिया, उन्होंने आराम से अपना पानी पिया, कंफर्टेबली बोला कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है अमेरिका से बात करने का, और अमेरिका ने जो है सीज फायर तोड़ा है। और ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है बराबर के दो देशों में। तो क्या ईरान अमेरिका को बराबर समझता है, और क्या अमेरिका ईरान को बराबर मानेगा? प्रॉब्लम ये भी है। और कल तक क्या ये सच में युद्ध विराम रहेगा? और कल तक चलो चल भी जाए, परसों की सुबह क्या होगा? हालांकि आसिम मुनीर ने जब वो ईरान गए थे बात करने के लिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने फ़ोन पर ट्रम्प से बात की थी वहीं से, और उनको बताया था कि ईरान चाहता है कि आप जो नेवल ब्लॉकेड है इसको हटाएं, उसके बाद ये वार्ता का माहौल अच्छा बनेगा। ईरान की जो फिलहाल स्थिति है, ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि ब्लॉकेड के बाद बातचीत होए, बिकॉज उनको भी अपने देश को दिखाना है, तो नहीं हो पाएगी। अब इस बातचीत की प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम तो है यूरेनियम, जो ईरान ने साफ कह दिया कि वो किसी देश को नहीं देंगे। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रीट, वो ओपन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो टोल टैक्स होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या अमेरिका डॉलर्स देगा? जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कह दिया कि वो ईरान को एक रुपये नहीं देंगे। यहाँ भी खटाई हो गई, प्रॉब्लम हो गई। और तीसरा, ये अमेरिका का ब्लॉकेड हटे हुए ना बातचीत ही नहीं होगी। तो अब होगा आर या पार। ऊपर से ऐसा सुनने में आ रहा है कि IRGC ने, सुनने मतलब अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी बता रही है, हम तो कहाँ सुनेंगे, तो वो कह रही हैं कि अब IRGC ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है, और जो नरमपंथी नेता थे, जिसमें उनके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उनको साइडलाइन कर दिया कि तुम हटो भाई, तुमसे नहीं हो रहा। और हो सकता है कि अगर मीटिंग हो तो अरागची भेजे ही ना जाए, पॉसिबिलिटी है। और अब सारा कंट्रोल कौन कर रहे हैं? वही थी, जैसे पहले कंट्रोल सारा करते लारीजानी, तो ये मुस्तफा अली खामनेई हो या उससे पहले आयतुल्लाह अली खामनेई हो, ये हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। ये सेकंड बंदा रख देते हैं जो चलाता था देश, ये उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। जब उनको लगता है कि कोई चीज़ खराब हो गई, या उनको लगता है कि कोई चीज़ सही इस तरीके होनी चाहिए, वो चेंज कर देते हैं उसको, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जब आसिम मुनीर ने कहा था कि नेवल ब्लॉकेड हटे बिना ये बातचीत नहीं होगी, तो ट्रम्प ने उनसे कहा था कि ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट, मतलब मैं सोचूंगा इस बारे में। पर सोचा तो नहीं, क्योंकि आसिम मुनीर तो वहाँ से लौट के वापस भी आ गए। उसके बाद उसी दिन, आई थिंक जिस दिन वापस आए थे उसी दिन शाम को ईरान ने अपना हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दिया था। एक्सपेक्टेशन यही थी कि हॉर्मुज स्ट्रीट खुलने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प अपना ब्लॉकेट भी खोल देंगे। और उनके पास एक पॉइंट भी होता है कि चलो ईरान ने क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दिया, हम भी ब्लॉकेट खोल रहे हैं। बट ट्रम्प ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा दबा रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्रेस इट, इतना दबाओ कि ईरान झुक जाए। पर क्या ईरान झुक रहा है? मुश्किल है, लग तो नहीं रहा। बाकी देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।